हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो का एक कंटिन्यूएशन है। हमारा वही चैप्टर चल रहा है अभी भी, जिसमें नया एक पार्टनर का रिटायरमेंट हो गया, फिर उसकी डेथ हो गई। तो उस केस में क्या क्या किस तरह का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, उसी को हम लोग देख रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो बात की थी कि रिटायरमेंट जब हो गया तो बाकी साझेदारों के बीच में एडजस्टमेंट होता है कई बार कैपिटल का, पूंजी का। तो वो किस किस तरह से होता है, एक तरीका हम लोग देख चुके थे, जहां पर मैं पहले से निर्धारित होता था कि किसी भी फर्म की पूंजी कितनी है। अब क्या करेंगे, जब निर्धारित नहीं है तो उस स्थिति में क्या बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको निकल करके आता है कि जब नई फर्म की कुल पूंजी नहीं दी गई है, हमें दे नहीं रखी है, ठीक, तो क्या करेंगे। तो इस पर एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में आशा है, दीपा है और लता है। ये एक फर्म में साझेदार है। इनका लाभ अनुपात क्या है, 3:2:1 है, ठीक। अच्छा, पुनर्मूल्यांकन किया आपने, रिवैल्यूएट किया, ख्याति गुडविल को भी दिखा लिया, संचित लाभ यानी कि आपने रिजर्व्स को भी देख लिया। सब कुछ को आपने समायोजन करने के बाद देखा कि किसका कितना कैपिटल बन रही है। तो आशा व लता की पूंजी खातों का जमा शेष 1,60,000 और 80,000 रुपए। आशा व लता कौन कौन थी, आशा और लता, यानी कि पहले वाले की और तीसरे वाले की बात की जा रही है। इनका कितना है, 1,60,000 है और इनका कितना है 80,000 है। ये इनके खातों में पैसा देखा गया कि इतना इतना बन रहा है। अच्छा, ठीक। और क्या हुआ, यह निर्णय लिया गया कि आशा व लता की पूंजी खाते नए लाभ विभाजन अनुपात के अनुसार संयोजित किए जाएंगे। तो इन दोनों के बीच में अनुपात क्या, 3:1 है। नेहा तो अभी तक हमको कुछ बताया नहीं गया, तो हमारा अनुपात क्या रहेगा, 3:1 ही माना जाएगा इन दोनों के बीच में। तथा रोकड़ लाने या निकालने से संबंधित आवश्यक योजना प्रविष्टियों का अभिलेखन करें। तो कौन सी एंट्रीज होगी, तो अब करना क्या है, बहुत आसान है। अपने को लगता है कि हमें तो दे नहीं रखी पूंजी, हमें तो सिर्फ ये बता रखा है ना कि हो क्या रहा है कि भाई इन दोनों के बीच में, जो हमारी ये आशा जी हैं और लता जी हैं, इनके बीच में क्या हो रहा है कि 3:1 का अनुपात है, 3:1 का रेशियो है। पूंजी इनकी 2:1 में है। अब पूंजी 2:1 में मुझे दिख गई, वो 2:1 का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर 2:1 का कोई मतलब नहीं है। बात यह है कि इन दोनों की आपने कुल मिलाकर के पूंजी जोड़ ली, कितनी कर ली, दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 1,60,000 में भाई आपने 80,000 जोड़ दिया तो आपको मिल जाएगा 2,40,000, ठीक, ये मिल गया। अब 2,40,000 को आप क्या करोगे, 3:1 में जब तोड़ोगे ना तो क्या हो जाएगा, तो एक तरफ आपका आ जाएगा 1,80,000 और एक तरफ आ जाएगा आपका 60,000। कैसे आ जाएगा मैं करके बताता हूँ, रुक जाओ, इसी को करके बता देता हूँ। यहां पर ही देखिए, 2,40,000 तो आपका आ गया, ठीक है। 3:1 में तोड़ना है तो 3:1 अगर है तो 3 और 1 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आपको एक बार 3/4 इसका भाग निकालना है और एक बार आपको 1/4 निकालना है। तो 2,40,000 में आप 3/4 भाग निकालोगे तो 3/4 से गुणा करोगे कि नहीं करोगे, बोलो, ठीक। तो 4 से भाग दिया 2,40,000 में तो कितना आ जाएगा, 60,000 आ जाएगा। अब 60,000 में आप 3 से गुणा करोगे तो आपका 1,80,000 आ जाएगा। और इसी तरह से आप क्या निकाल लोगे, इसी तरह से आप निकाल लोगे जो आपको दूसरा निकालना था वो कितना था, 60,000 निकल करके आ रहा था, ठीक। 1/4 करोगे तो सीधा 4 से भाग देना तो 60,000 निकल करके आ गया। तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कुल मिलाकर के कि एक के पास ऑलरेडी कितना है, देखो दे रखा है, इनके पास कितना है, एक के पास 1,60,000 है, लेकिन होना कितना चाहिए, 1,80,000 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि 3:1 है, लाभ विभाजन अनुपात के हिसाब से कर रहे हैं ना, तो इनको 20,000 रुपए लेकर के आना पड़ेगा। कितना लाना पड़ेगा, 20,000 लेकर के आना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, किसको लेकर के आना पड़ेगा, आशा जी को। अब आशा जी 20,000 रुपए लेकर के आएंगे तो आशा जी का जो पूंजी खाता है वो 20,000 से बढ़ जाएगा, इसलिए पूंजी खाता हम इनका क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, जमा कर देंगे। अच्छा, और बैंक या रोकड़ खाते में ये पैसे जमा करेंगे फर्म के, तो फर्म जो बैंक का रोकड़ या बैंक खाता होगा, नॉर्मली बैंक में मान लीजिए पैसा डाल दिया तो वो बढ़ जाएगा, तो उसको हम लोग डेबिट कर देंगे। तो पूंजी भी बढ़ेगी और इनका बैंक में जो फर्म का बैंक अकाउंट है उसमें पैसे बढ़ जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर जो दूसरे थे इनके पास तो 80,000 रुपए थे, कौन थी, लता जी थी, इनको पास होने चाहिए 60,000 रुपए, तो इनके पास 20,000 रुपए ज्यादा है, तो इनको 20,000 रुपए निकाल लेने चाहिए। तो ये निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, इनकी पूंजी कम हो जाएगी, तो इनका पूंजी खाता डेबिट होगा, पूंजी खाते में नाम किया जाएगा। और बैंक जो फर्म का बैंक अकाउंट है वो 20,000 रुपए निकाल करके देगा, तो इसलिए बैंक अकाउंट या रोकड़ जो है वो 20,000 रुपए से क्रेडिट हो जाएगा। आगे बात समझ में, अच्छा, तो ये हो जाएगा कुल मिलाकर के। इन्होंने क्या किया हुआ है, वही चीज कर रखी है, देखो क्या हुई, गणना कर रखी है नई पूंजी की गणना के लिए। 1,60,000 तो आपका था किसका, आशा जी का, और 80,000 रुपए था कुल मिलाकर के लता जी का, ठीक। तो जो नई फर्म है इन दोनों को मिलाकर के 2,40,000 की पूंजी बन रही है। अब नया लाभ विभाजन अनुपात क्या है, 3:1 के आधार पर। नया लाभ विभाजन अनुपात क्यों है, क्योंकि पहले लाभ विभाजन अनुपात था 3:2:1, तो ये वास्तव में था 3/6:2/6:1/6। तो जो अनुपात है उसमें बीच वाला भी प्लेयर आ रहा है।
अभी क्या हुआ है, इन दोनों के बीच में तो ये 3/6 था, अब बाद में इनका हो जाता है 3/4 अनुपात 1/4, ये अनुपात बनता है। तो इन दोनों के बीच में 3 अनुपात 1 ही रहता है, ठीक। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखोगे तो इनका 3/6 से बढ़कर के 3/4 हो गया, तो इनका वास्तव में बढ़ गया है, और इनका भी 1/6 से बढ़कर के 1/4 हो गया, तो इनको भी बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि जो बीच वाला प्लेयर था, जो बीच वाला पार्टनर था, वो चला गया और उसका लाभ विभाजन हो गया, तो इसी अनुपात में हुआ। तो दोनों को क्या हुआ, दोनों को मिल गया। लेकिन जो पहले जब कुछ भी नहीं बोला जा रहा, तो हमारा 3:1 अनुपात है, नेट इफेक्ट वही रहा। 3/6 से 3/4 हो गया, लेकिन 3/6 अनुपात 1/6, भाई मैं बोल के आ रहा हूं, देखो 3/6 अनुपात 1/6, ये भी 3:1 है, और 3/4 अनुपात 1/4, ये भी 3:1 है। तो इन दोनों के बीच में जो अनुपात था वो नहीं परिवर्तित हुआ, ठीक। अच्छा, तो 3:1 के आधार पर जो आप 1,80,000 रुपए निकाल दिया, ये क्या निकाल दिया, पूंजी होनी चाहिए, आशा की नई पूंजी ये होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि लाभ विभाजन अनुपात ये बता रहा है। और लता की कितनी होनी चाहिए, 60,000 होनी चाहिए। तो हम लोगों ने क्या देखा, जो नई फर्म की कुल पूंजी है, शेष साझेदारों के पूंजी खातों के शेष के योग के बराबर होगी। वही तो हम लोगों ने किया था, 1,60,000 को 80,000 से जोड़ दिया था, वहां से टोटल पूंजी निकाली। अब टोटल पूंजी को वापस से हम लोगों ने लाभ विभाजन अनुपात के हिसाब से तोड़ दिया, सीधा सीधा मिल गया, कुछ नहीं है, वही एंट्रीज हो जाएंगी सीधी सीधी। आशा इनको क्या हो जाएगा, 20,000 रुपए लेकर के आना पड़ेगा, नई पूंजी इनके इतनी होनी चाहिए, है इतनी, तो ये 20,000 रुपए लेकर के आएंगे, तो रोकड़ लाना पड़ेगा इनको, और इनको क्या होगा, भुगतान नहीं होगा। तो यहां पर ऐसे कर दीजिए, रोकड़ लाना पड़ेगा इनको, और ये इनको होगा भुगतान, तो यहां पर हो जाएगा 20,000 रुपए, ये ऊपर वाला 20,000 हटा दीजिए, ठीक है। तो भुगतान किसको हो रहा है, लता को 20,000 रुपए मिलेंगे, और यहां पर आशा जी 20,000 रुपए लेकर के आएंगे। अब एंट्री हो जाएगी, कुछ भी नहीं है। तो वही बैंक खाते में क्या हो जाएगा, बैंक खाता से पैसे आ रहे हैं क्या, लता जी आशा जी लेकर के आ रही हैं, तो बैंक खाते से जब आशा जी लेकर के आ रही हैं, तो आशा जी का जो पूंजी खाता होगा वो 20,000 रुपए से बढ़ जाएगा, ठीक है। और जो लेकर के कौन जा रहा है, लता जी लेकर के जा रही है, तो लता जी का क्या हो जाएगा, इनका पूंजी खाता 20,000 से कम हो जाएगा, और बैंक खाते से फर्म इनको पैसे दे देगी, हो गया। अच्छा, अब जो तीसरा प्रकार था, तीसरा प्रकार क्या था हमारा, जब विद्यमान साझेदारों द्वारा सेवानिवृत्त साझेदार, जो कोई भी ऐसा है कुछ जो रिटायरमेंट ले रहा है, सेवानिवृत्त साझेदार को दे राशि में उसी को जो पैसे देने हैं, उस योगदान इस प्रकार किया जाता है कि उनकी पूंजी नए लाभ विभाजन अनुपात के अनुसार समायोजित हो जाती है। इसमें होता है क्या, समझो ध्यान से, नया जो भी पार्टनर छोड़ के जा रहा था, उसके बाद जो लोग बच गए हैं, वो लोग जाने वाले पार्टनर को अपने आप ही इस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं कि उनकी जो कैपिटल है वो अपने आप ही एडजस्ट हो जाती है, किस हिसाब से, जैसा कि उनका लाभ विभाजन अनुपात है, जैसा कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ठीक। अच्छा, इसमें उदाहरण देखेंगे तो समझ में आएगा। क्या है, ललित जी हैं, पंकज जी हैं और राहुल जी हैं, ये तीनों पार्टनर्स हैं, इनका लाभ विभाजन अनुपात है 4:3:3, और ललित के सेवानिवृत्त होने पर तो ललित छोड़ करके चलाते हैं कि जो सबसे पहले वो छोड़ के चलाते हैं कि 4 वाले ही छोड़ के चले गए, अब बाकी में दोनों बचा 3:3, तो 3:3 का तो मतलब 1:1 हो गया, अगर कुछ और नहीं बताएगा तो 1:1 हो जाएगा। फिर क्या लिखा हुआ है, सामान्य संचय ख्याति, सामान्य संचय ख्याति यानी कि जो भी गुडविल था, रिजर्व था, उन सारी चीजों को आपने क्या कर लिया, पुनर्मूल्यांकन, रीवैल्यूएशन, इन सबको आपने एडजस्ट कर लिया। इनसे संबंधित सभी समायोजन करने के पश्चात, ठीक, उनके पूंजी खातों का शेष किसके किसके, 70,000 रुपए ललित का रहा, 60,000 रुपए पंकज का रहा, और 50,000 रुपए राहुल का रहा, ये पूंजी में है। सब कुछ आपने एडजस्ट कर लिया। क्या क्या एडजस्ट करते थे हम लोग, रिजर्व्स को देखते हैं, गुडविल को देखते हैं, रीइवैल्यूएट करते हैं, 70,000, 60,000 और 50,000 सबको मिलकर के आ रहा है। अच्छा, यह निर्णय लिया गया कि ललित को देय राशि पंकज तथा राहुल द्वारा लाभ विभाजन अनुपात के अनुसार अनुपातिक रूप से पूंजी लाई जाएगी। ये सेंटेंस थोड़ा कम ठीक लिखा हुआ है, हमारी हिंदी बुक की गलती है। इसका मतलब जो है सिंपल मैं बता रहा हूं कि ललित जी को पैसे इस तरह से दिए जाएंगे कि पंकज जी और राहुल जी ये लोग पैसे देंगे, क्योंकि ललित जी छोड़ करके जा रहे हैं, सेवानिवृत्त हो रहे हैं, रिटायरमेंट ले रहे हैं, तो इनको जो पैसे दिए जाए उसके बाद से इन दोनों के बीच में जो अनुपात है, इन दोनों के बीच में क्या अनुपात है, 3:3, वास्तव में 1:1 हो गया, 3:3 तो मतलब 1:1 हो गया ना, ठीक। तो ये 1:1 हो गया, ये अनुपात के हिसाब से ही इनकी पूंजी बच जाए। अब इनके अनुपात पूंजी है किस हिसाब से, एक की 60,000 की, एक की 50,000 की है, तो इसमें क्या करेंगे, देखो बहुत आसान है। 70,000 रुपए ललित जी के हैं, तो ललित जी को कितने पैसे देने हैं, 70,000 रुपए तो देना पड़ेगा, क्योंकि उनका तो ये पूंजी बन ही रहा है। अच्छा, दूसरा कौन है, 60,000 रुपए पंकज जी के हैं, और 50,000 रुपए किसके हैं, ये हैं राहुल जी के। तीनों का अगर हम जोड़ देते तो हमारा जाता है 1,80,000। तो कुल मिलाकर के इतना पैसा फर्म की पूंजी में होना चाहिए देने के लिए। अच्छा, अब 1,80,000 रुपए अगर होगा, ये तो छोड़ करके जा रहे हैं, इनको तो पैसे मिलने हैं 70,000, तो 70,000 कहां से देगी, फर्म देगी, और फर्म में बचा कौन कौन है, पंकज बचे और राहुल बचे हैं, तो पंकज और राहुल इनको कुल मिलाकर के 70,000 रुपए तो देंगे ललित जी को। कितना देंगे, 70,000। अच्छा, अगर 70,000 दे देंगे, बचना कितना चाहिए, होना ये चाहिए, कुल मिलाकर के जो बात है वो ये है कि हमारा इनका अनुपात वास्तव में 1:1 का है, तो जितनी पूंजी पंकज की हो उतनी ही पूंजी रह जानी चाहिए किसकी,
राहुल जी की। क्यों? क्योंकि दोनों का अनुपात 1:1 है प्रॉफिट का। कैसे है? देखो ना 3:3 है, ये देखो 3:3, 3:3 का मतलब क्या हुआ? 1:1। तो यहां से क्या होगा, इन दोनों का अब जो शेष बच रहा है वो है 1:1 का। तो 1,80,000 तो टोटल हो गया। अब 1,80,000 के हिसाब से आप ये समझिए कि इनको देना है ललित जी को। तो अगर इनके पास जो भी पैसा है, ये कौन है? ये है राहुल और ये है आपके पंकज। ठीक है, पी लिख दिया, आर लिख दिया। अब पंकज जी और राहुल जी किस हिसाब से पैसे लेकर के आते हैं कि इनको 70,000 दिया था? तो 70,000 के हिसाब से क्या हो जाएगा? देखो 70,000 में हम इसको अगर तोड़ रहे हैं तो अगर इन दोनों को आप देख रहे हो, एक 30,000 रुपए लेकर के आता है कौन? जो आपके पंकज है, और 40,000 रुपए लेकर के आते हैं कौन? जो राहुल है। तो कुल मिलाकर के इनके पास 50,000 रुपए की तो पूंजी पहले से ही है, और 40,000 अगर ये और लेकर के आ रहे हो तो इनका कुल कितना हो गया? 90,000 हो गया, 90,000 रुपए हो गया। और 30,000 रुपए ये किसका है? पंकज का है। तो पंकज के पास 60,000 रुपए तो पहले से पूंजी है, और 30,000 रुपए ये लेकर के आया, तो इनका भी टोटल कितना हो गया? 90,000 हो गया। तो कुल पूंजी में जो इनका योगदान हुआ अब जाकर के बराबर हुआ 90,000 का। इसको निकाल कैसे सकते थे? 1,80,000 टोटल पूंजी हो रही है, इसी को आप 2 से डिवाइड कर दोगे, क्यों? क्योंकि दो ही पार्टनर्स बच रहे हैं, तो आपको 90,000 वहां से भी मिल जाएगा। तो 90,000 से जब आप 60,000 को घटाओगे तो 30,000, यानी कि पंकज जी कितना लेकर के आएंगे? 30,000। एक्चुअली ऐसे निकालेंगे, 80 1,80,000 को 2 से डिवाइड कर, 90,000 आ गया। 90,000 से आपने जो इनकी पूंजी है उसको छोड़ करके तो घटाएंगे, क्योंकि दोनों को बराबर करना था। हमें बराबर क्यों करना था? क्योंकि दोनों का अनुपात बराबर है। तो अब इसी में से हम लोगों ने 60,000 को घटा दिया, तो 30,000 रुपए पंकज जी देंगे, ये पी है, आर मतलब राहुल, तो राहुल जी 40,000 रुपए देंगे किसको? ललित जी को। तो ललित जी का पूरा जो भी था उनका सेवानिवृत्ति हो जाएगी, उनको पूरे पैसे मिल जाएंगे, और इन दोनों का जो अनुपात है वो 1:1 के हिसाब से इनकी पूंजी बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो अभी इसी को मैं क्लियर करके आपको दिखाता हूं, यही चीज इन्होंने कर रखी है। देखिए, फर्म की कुल पूंजी की गणना करेंगे। पंकज के पूंजी खाते का शेष कितना था? 60,000 रुपए। ठीक, राहुल का कितना था? 50,000 रुपए। और ललित जी जो जा रहे हैं, ललित को दे राशि कितनी है? 70,000 रुपए की। ठीक है, ये इनको देना था। तो कुल मिलाकर के जो पैसा आना चाहिए, ये तो भाई 60,000 50,000 फर्म के पास में ये लोग बने रहेंगे, लेकिन 70,000 रुपए तो इनको देना भी है। तो टोटल अगर फर्म को देना होता इन तीनों को तो 1,80,000 रुपए देना होता है। ललित जी तो छोड़ करके जा रहे हैं, तो ललित जी जब छोड़ करके तो 1,80,000 को दो ही लोग बचे, इनमें डिवाइड कर देंगे तो क्या क्या हो जाएगा? आपको दोनों में 90,000 आ जाएगा। क्यों? पंकज की जो नई पूंजी आ जाएगी वो फर्म की कुल पूंजी को आपने 2 से डिवाइड कर दिया, और वही क्यों? दोनों का अनुपात 1:1 है। अगर इनका 3:1 होता मान लीजिए, तो क्या कर देते? फिर हम 1,80,000 को तोड़ते, तो फिर एक का 1,35,000 रुपए बनता, और एक का बन जाता कितना? 45,000। लेकिन ये तो है नहीं, ये तब होता जब 3:1 होता, लेकिन है कितना? 1:1, इसलिए दोनों को 90,000 बन रहा है। ठीक, अच्छा, अब इसी हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा कि 90,000 होना चाहिए, 60,000 रुपए आपका ऑलरेडी है, तो 30,000 रुपए लेकर के आएंगे। कौन लेकर के आएंगे? पंकज। राहुल के केस में क्या हो जाएगा? 40,000 लेकर के आएंगे। ठीक, अब एंट्री करना है, कुछ भी नहीं, ललित जी को हमने पैसे दे दिए। कहां से दिए? दोनों के पूंजी खातों को नाम कर देंगे, पंकज के और राहुल के। पंकज के पूंजी खाते को डेबिट करेंगे 30,000 से, और राहुल के खाते को करेंगे कितने से? 40,000 से, और ललित जी को हम लोग पैसे दे देंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, अपना ये वीडियो में फिर से एक एग्जांपल्स किए, जिससे कि हमें और क्लैरिटी से चीजें समझ में आई। बाकी इसी चैप्टर को आगे अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं, कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें।